तो वायरल कंटेमिनेशन हो सकती है, उसके बाद जो है फंगल कंटेमिनेशन हो सकती है, कोई दूसरा फंगस इसमें जो है ग्रो हो सकता है। ठीक है, उसकी भी एंट्री हमें प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट आ सकते हैं डेयरी कंटेमिनेशन में, जैसे कि मिल्क है, मिल्क एज अ हम रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं। ठीक है, कैसे कोई फर्मेंटेशन प्रोसेस बताएं जिसमें हम मिल्क रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, कोई ऐसा फर्मेंटेशन प्रोसेस बताइए जिसमें मिल्क को हम एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं। कोई भी नहीं, कोई भी ऐसा फर्मेंटेशन प्रोसेस नहीं होता जिसमें हम मिल्क को एज अ रॉ मटेरियल यूज करें। जी, चीज चीज फॉर्मेशन या योगर्ट फॉर्मेशन में उसमें हम मिल्क यूज कर रहे हैं ना। ठीक है, अब आपको ये पता है कि जो मिल्क है वो एक न्यूट्रिएंट मीडिया है फॉर ग्रोथ ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो हो सकते हैं क्योंकि इसके अंदर सारे न्यूट्रिशनल फैक्टर्स या न्यूट्रिशनल न्यूट्रिएंट्स हैं जो जिसको कंज्यूम करके ऑर्गेनिज्म जो है ग्रो हो सकता है। ठीक है, तो जब भी हम और जब हमें फर्मेंटेशन लार्ज स्केल पे करनी होती है तो हम चाहते हैं कि जो रॉ मटेरियल हम ले रहे हैं वो हमें चीप अमाउंट में मिल जाए, हम हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव हो। अब फॉर एग्जांपल हम मिल्क लेते हैं, तो मिल्क पहले ही इतना न्यूट्रिशियस है, इसमें ऑर्गेनिजम्स आराम से ग्रो हो सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, रॉ ये जो मिल्क होता है उसको हमेशा सबसे पहले हमें डीकंटेमिनेट या उसको स्टरलाइज करना होता है। अगर हम उसको स्टरलाइज नहीं करते तो उसमें ज्यादा अक्सर क्या होता है कि फेज कंटेमिनेशन हो जाती है। ठीक है, फेज कंटेमिनेशन हो जाती है। ठीक है, तो रॉ मिल्क अगर हम जो है रॉ मटेरियल एज अ रॉ मटेरियल यूज करें तो जरूरी नहीं है कि वो हर टाइम जो है स्टरलाइज्ड होगा। स्टरलाइज्ड अगर हम हर टाइम उसको स्टरलाइज करके यूज करेंगे तो हमारी कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी, एक्सपेंसिव हो जाएगा हमारे लिए प्रोसेस। ठीक है, तो हमें उसको स्टरलाइज करना होगा, जरूरी नहीं है कि हम हमेशा जो रॉ मटेरियल दे रहे हैं वो स्टरलाइज्ड हो। ठीक है, अगर स्टरलाइज नहीं होगा तो उसमें क्या होता है कि बैच में जो है बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। बैक्टीरियोफेज जो है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, बैक्टीरियल फर्मेंटेशन इफेक्ट होगी और फिर इस तरह से पूरा फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है अफेक्ट होगा और प्रोडक्ट भी अफेक्ट होगी। सम फेजेस अटैकिंग लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आर, क्योंकि हम जब रॉ मटेरियल मिल्क यूज कर रहे हैं तो उसमें ज्यादातर हम जो बैक्टीरिया यूज कर रहे थे वो कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है। तो अगर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ही जो हम यूज कर रहे हैं उसके फेज उसको अटैक करेगा तो बैक्टीरिया किलिंग हो सकती है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा। और मोस्टली जो जब हम मिल्क को स्टरलाइज करते हैं या पेस्चराइजेशन इसकी करते हैं तो उसमें फेजेस जो होते हैं वो उनकी किलिंग नहीं होती। तो इस वजह से जो है फेज कंटेमिनेशन या फिर ये डेयरी कंटेमिनेशन भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, अब इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? सो आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है दिस इज द इंट्रोडक्शन टू डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। डाउनस्ट्रीम प्रोसेस क्या है, कोई एक स्टूडेंट मुझे बता दे। जी, तो कुलसुम बता दें डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। मैम आपने बताया था कि फर्मेंटेशन जब हम करते हैं तो एक अपस्ट्रीम प्रोसेस होता है, एक डाउन स्ट्रीम प्रोसेस होता है, जिसमें फर्मेंटेशन उससे जब हम प्रोडक्ट वगैरह जो उसका प्रोसेस कर रहे होते हैं प्रोडक्ट रिमूवल का, वो डाउन स्ट्रीम प्रोसेस होता है। ठीक है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस क्या होगा, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में हम जो है जितने भी हमारे जो हमारा अब फर्मेंटेशन प्रोसेस हो गया है, अब एंड में जो हमें प्रोडक्ट मिला है उस प्रोडक्ट को जो है हमें निकालना है, उसको रिकवर करना है, उसको सेपरेट करना है। तो उसके लिए भी हम डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजरते हैं कि एक्सट्रैक्शन करनी है, प्योरिफिकेशन करनी है, और इन सब के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं। कहीं इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज हो रही है, कहीं क्रोमेटोग्राफी यूज हो रही है, कहीं क्रिस्टलाइजेशन यूज कर रहे हैं। तो ये सारे प्रोसेसेस जो होते हैं वो सारे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस में आ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले ये पढ़ लेते हैं क्या है।
Downstream process is an essential part of fermentation technology where the desired product is isolated, purified, utilized for different end uses. ठीक है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में जो हमारा प्रोडक्ट आया है उसको हमने आइसोलेट करने, प्यूरिफाई करना। अच्छा, तो सबसे पहले तो जो हमारा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है वो क्या क्या हो सकता है, हमारा जो एंड प्रोडक्ट आया है वो क्या हो सकता है। नंबर वन, बायोमास हो सकता है, बायोमास जैसे कि ईस्ट हो गया या पेनिसिलिन प्रोडक्शन हो गई। ठीक है, बायोमास हमारे पास प्रोड्यूस हो सकता है। नंबर टू, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट हो सकता है, और तीसरा जो है हमारे पास इंट्रा सेलुलर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, यानी कि बायोमास ऑर्गेनिज्म आ गया, ईस्ट आ गया। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट क्या हो गया कि वो प्रोडक्ट जो ऑर्गेनिज्म ने आउटसाइड द सेल प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, इंट्रा सेलुलर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होगा कि ऑर्गेनिज्म ने सबस्ट्रेट यूटिलाइज कर लिया, प्रोडक्ट बना लिया, लेकिन प्रोडक्ट जो उसने बनाया वो इंट्रा सेलुलर बनाया। एक्स्ट्रा सेल मतलब सेल से एक्सक्रीट नहीं किया, उसने इनसाइड द सेल ही प्रोडक्ट बना लिया। तो इन सब ये जो प्रोडक्ट हमारे पास आ गया है, अब इसको हमें प्योरीफाई करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो इसके जो मेजर स्टेप्स हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रोसेस क्या था, फर्मेंटेशन प्रोसेस था। फर्मेंटेशन जब हो जाती है, एंड में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है फोम। तो जब फोम आ जाता है तो फोम को सबसे पहले सेपरेट करना है। सेपरेट करने के लिए हम फोम सेपरेशन के लिए हम दो टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, उसके लिए फिल्ट्रेशन भी करते हैं और दूसरा हम सेंट्रीफ्यूगेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आ गया दूसरा। हमारे पास फोम के बाद दो चीजें रह गई, एक तो सेल्स रह गए और उसका सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट क्या है, वो लिक्विड मीडियम या वो सबस्ट्रेट जिसमें ये सारा, अच्छा वो जो लिक्विड मीडियम है या जो सबस्ट्रेट है उसी में सारा आपका प्रोडक्ट भी है, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट भी है और उसके अंदर सेल्स भी रह सकते हैं। ठीक है, और दूसरे सेल्स हैं तो इट मींस सेल्स में जो हमारा प्रोडक्ट होगा, या तो हमें सेल्स पूरे के पूरे सेल्स ही चाहिए होंगे, या फिर हम क्या करेंगे, जो हमें इंट्रा सेलुलर प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें सेल्स के अंदर से मिलेगा, तो हम सेल्स की डिसरप्शन करेंगे। अच्छा, एक सेकंड, इसको स्टॉप करना पड़ेगा। ओके, तो हम पढ़ रहे थे सुपरनेटेंट जो हमारा लिक्विड पार्ट है मीडियम का। ठीक है, और दूसरा जो है हमारे सेल्स है। अगर सेल्स है, इंट्रासेलुलर प्रोडक्ट है, तो हम क्या करेंगे, सेल को पहले डिस्टर्ब करेंगे, उसमें से अपना प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास सुपरनेटेंट रह जाएगा और सेल सीरम रह जाएगा। उस सेल सीरम से, उस सुपरनेटेंट से हम अपना जो है प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्शन में डिफरेंट प्रोसेसेस आ जाते हैं, लाइक एड्सॉर्प्शन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, प्रेसिपिटेशन, ऑस्मोसिस। ठीक है, उसके बाद एक्सट्रैक्शन के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट आ गया, अब उसको हम प्योरीफाई करेंगे। प्योरीफाई करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जाती हैं, क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज, जेल एफिनिटी, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, ये सारी प्रोसेसेस जो है हम प्योरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। अब जब प्योरीफाई हो गया हमारा प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर है, कुछ इंटरसेलुलर प्रोडक्ट है, उसकी हम पॉलिशिंग कर सकते हैं। पॉलिशिंग कैसे करते हैं, पॉलिशिंग के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन, लिम्फोलाइजेशन, ड्राइंग एंड डाई फिल्ट्रेशन प्रोसेसेस यूज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आ जाते हैं, फर्स्ट प्रोसेस है हमारा फोम सेपरेशन। फोम सेपरेशन हम मैकेनिकली भी करते हैं, फिजिकली करते हैं। हम क्या करते हैं कि एक अलग से जो फर्मेंटर का आउटलेट होता है उससे हम सबसे पहले जो है अपना फोम रिमूव कर देते हैं। फिर जब फोम रिमूव हो जाता है, उस फोम के अंदर भी जो है हम जो है फिल्ट्रेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू, अगर फोम के अंदर भी कोई प्रोडक्ट है हमारा या फिर कोई सेल्स उसके अंदर है, तो उनको भी हम सेपरेट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है सॉलिड लिक्विड सेपरेशन। सॉलिड लिक्विड सेपरेशन में वो हमारा लिक्विड पार्ट आ गया, ठीक है, जिसके अंदर कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी हैं, सबस्ट्रेट पार्टिकल्स भी हैं, उनको हम फिल्ट्रेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू सेपरेट कर लेते हैं। फिल्ट्रेशन के थ्रू किस तरह से करेंगे, जो हमारा स्लरी है, जो हमारा मिक्सचर है, उसको हम फिल्टर मेम्ब्रेन से पास करवाएंगे। फिल्टर मेम्ब्रेन से पास करवाएंगे तो क्या होगा कि जो उसका लिक्विड होगा वो पास हो जाएगा, और इसी तरह से जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो फिल्टर मेम्ब्रेन के ऊपर जो है हमारे पास आ जाएंगे।
तो इस तरह से जो है हम फिल्ट्रेशन मेथड यूज करते हुए सॉलिड पार्टिकल अलग कर लेंगे और लिक्विड पार्टिकल अलग कर लेंगे। अब फिल्ट्रेशन भी जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेशन होती है, माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस। ये डिपेंड करता है कि आपको क्या पार्ट चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल आपको सेल्स चाहिए तो हम क्या करेंगे कि जो अगर हमें सेल्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, ऐसी फिल्टर मेम्ब्रेन यूज करेंगे जिसका जो साइज होगा वो इतना छोटा होगा कि वो सेल्स को उसमें से पास नहीं होने देगा। तो फिर जब हमारा लिक्विड जो हमारी सॉल्यूशन है वो जब उस फिल्टर से पास हो रहा होगा, फिल्टर मेम्ब्रेन से पास हो रहा होगा, तो जो सेल्स होंगे वो हमारी फिल्टर मेम्ब्रेन पर रह जाएंगे और हमारा सॉल्यूशन उसमें से पास हो जाएगा। ठीक है। और उसके अलावा दूसरा हम क्या कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन आपने वैसे जैसे लेबोरेटरी में करते हैं वैसे ही हम लार्ज स्केल फर्मेंटेशन या डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में भी जो है सेंट्रीफ्यूगेशन कर सकते हैं। ठीक है। वो भी उसी में भी ऐसे ही होता है कि ट्यूब्स होती हैं, उनको जो है एक रोटर में डाल दिया जाता है और फिर इससे क्या होता है कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं एट द एंड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन वो बॉटम में चले जाते हैं और जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड या सस्पेंशन या सुपरनेटेंट होता है वो टॉप पर रह जाता है और फिर जो टॉप पार्ट होता है वो हम अलग कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंट्रासेलुलर एंड प्रोडक्ट सेपरेशन। अब हमारे पास, अब ये तो हम ऊपर जो सारी बात कर रहे थे सेल्स को सेपरेट कैसे करना है ये सब किसकी बात। अब हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इंट्रासेलुलरली प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है। उसको हम किस तरह से सेपरेट करेंगे, उसको सेपरेशन के लिए हम क्या करेंगे, सेल को पहले रप्चर करना। सेल रप्चर करने के लिए हमारे पास 3 टेक्निक्स है। हम या तो फिजिकल प्रोसेस यूज करें या हम केमिकल प्रोसेस यूज करें या हम बायोलॉजिकल प्रोसेस करें। सेल को रप्चर करना जो है बहुत आसान नहीं होता, सेल रप्चर करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि जो सेल होता है इट इज प्रोटेक्टेड बाय सेल वॉल। ठीक है। सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, एक ठीक है रिजिड स्ट्रक्चर होता है जिसको जो है जिस अगर सेल वॉल प्रेजेंट होती है तो उसको रप्चर करना जो है वो आसान नहीं होता। तो इससे हमें डिफरेंट प्रोसेसेस लाइक फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस यूज करते हैं। अगर हम फिजिकल प्रोसेस पे जाते हैं तो इसमें हमारे पास होमोजेनाइजेशन, मिलिंग एंड अल्ट्रासोनिकेशन। ठीक है। अल्ट्रासोनिकेशन लाइक हम साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। साउंड वेव्स पास करते हैं अपने सेल्स में से, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है और जो सेल होता है वो उस प्रेशर की वजह से जो है ब्रस्ट आउट हो जाता है। ठीक है। इसी तरह से होमोजेनाइजेशन हो जाती है। होमोजेनाइजेशन में क्या होता है कि सेल्स को जो है एक खास प्रेशर एक किसी मेम्ब्रेन में से पास किया जाता है जिसमें से स्पेसिफिक मतलब एक पोरस मेम्ब्रेन होती है, उसमें से जो है सेल्स को हम पास करते हैं, उसके ऊपर प्रेशर देते हैं और फिर हमारा जो सेल होता है वो ब्रस्ट हो जाता है। ठीक है। फिर आ जाते हैं केमिकल डिस्ट्रप्शन पे। अगर हमें कुछ केमिकल्स यूज करते हैं लाइक डिटर्जेंट्स, एल्कलीज, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑस्मोटिक शॉक्स। ठीक है। डिटर्जेंट्स में हमारे पास आ जाता है सोडियम यूडिसाइल सल्फेट, एसडीएस आ जाता है। वो क्या करता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन को रप्चर कर देते, सॉरी सेल वॉल को रप्चर करते हैं, सेल वॉल को रप्चर कर देते हैं और सेल कंटेंट जो है उसमें से बाहर आ जाता है। अल्कलीज भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अल्कलीज बहुत इफेक्टिव भी होते हैं लेकिन एक्सपेंसिव भी होते हैं। और इसकी वजह से अगर हम अल्कलीज यूज करते हैं तो इसकी वजह से अगर हम प्रोटीन प्रोडक्ट यूज निकालना चाह रहे हैं अपने सेल से तो प्रोटीन के ऊपर जो है वो अफेक्ट करेगा और जो है जो हमारा प्रोडक्ट है वो खराब हो सकता है, इसलिए हम अल्कली ज्यादा यूज नहीं करते। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हमारे पास आ जाता है टॉलिन। ठीक है। टॉलिन क्या करता है, सेल के अंदर पेनिट्रेट करता है, सेल वॉल को स्वेल कर देता है और फिर उसको ब्रस्ट कर जाता है। फिर ऑस्मोटिक शॉक आ जाता है। ऑस्मोसिस क्या है, किसको पता है ऑस्मोसिस क्या है? मैम क्या पूछा आपने, ऑस्मोटिक शॉक? जी, ऑस्मोटिक शॉक क्या है? मैम सेल्स के अंदर से आई थिंक जब प्रेशर बढ़ता है तो तब एक वो ऑस्मोटिक प्रेशर ठीक है, आप क्रिएट मुझे होता है सिर्फ और सेल बर्स्ट आउट होता है आई थिंक। सिर्फ ऑस्मोसिस बता दें, ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस
ऑस्मोसिस भी शायद यही है ना मैम? क्या है? मैम जब सेल के अंदर से तो प्रेशर बढ़ता है या सेल के अंदर कोई ऐसा लिक्विड पेनिट्रेट कर जाता है कि जिसकी वजह से उसका सेल बर्स्ट आउट होने वाला होता है या बर्स्ट आउट हो जाता है। ऑस्मोसिस क्या होता है कि जो concentration to सॉल्यूशन ये yes सॉल्यूशन higher concentration to lower concentration में move करना particles का ये very good, root का सही। ये ऑस्मोसिस होता है। तो ऑस्मोटिक शॉक क्या होता है? सडन चेंज, ठीक है, सडन चेंज होता है। हमने प्रेशर दिया और उसमें से जो है हमने मॉलिक्यूल्स या हमने सॉल्वेंट या सोल्यूट पार्टिकल्स जो है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन चलेगा। उसकी वजह से क्या होगा कि एकदम क्योंकि शॉक लगा है, अचानक से सब कुछ हुआ है, तो सेल बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं बायोकेमिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में हम एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट, मतलब हम ऐसा एंजाइम यूज करते हैं जो कि सेल वॉल के ऊपर एक्ट करता है और सेल वॉल को रप्चर कर देता है और सेल का जो कंटेंट है वो सारा बाहर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास जो है सेल ब्रस्ट हो गया। अब हमारा जो सेंट्रोसेलुलर प्रोडक्ट था वो बाहर आ गया। अब हम उसकी जो है एक्सट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि सेल प्रोडक्ट जो था वो तो हमारा बाहर आ गया, लेकिन अभी भी ये अटैच है विद द सेल डेब्रिस। ठीक है, सेल डेब्रिस भी तो प्रेजेंट है ना, तो उससे भी तो हमें अपना प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट करना है ना, उसको अलग करना है। ठीक है जी, उसके लिए प्रोडक्ट्स आर एब्जॉर्ब टू द स्मॉल सम सॉलिड। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में हम क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन प्रोसेसेस करते हैं। एब्जॉर्प्शन प्रोसेसेस डिफरेंट होते हैं। कन्वेंशनल एब्जॉर्प्शन, आयन एक्सचेंज एंड एफिनिटी एब्जॉर्प्शन। इन सब का एक ही प्रिंसिपल होता है। क्या प्रिंसिपल होता है? कि एक मॉलिक्यूल होता है, एक सॉलिड पार्टिकल होता है जो कि आपके प्रोडक्ट के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट के साथ जब वो अटैच हो जाता है तो फिर आपकी जो दूसरी चीजें होती है, जो सेल कंटेंट होता है या सेल डेब्रिस होता है, उससे जो है आपका प्रोडक्ट जो है सेपरेट हो जाता है। क्या होता है? बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि प्रोडक्ट के साथ आपका सॉलिड मॉलिक्यूल या सॉलिड पार्टिकल जो है अटैच हो जाएगा, और जब वो उसके साथ अटैच हो जाएगा तो आप अपने सॉल्यूशन से ये अपना प्रोडक्ट जो है अलग कर लोगे, और फिर जो आपका सॉलिड पार्टिकल है वो आप उसको अलग करना आसान हो जाता है। जब कन्वेंशनल एब्जॉर्प्शन प्रोसेस करते हैं तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस यानी कि अगर हम उसमें कोई सॉलिड पार्टिकल अपने प्रोडक्ट के साथ अटैच करवा रहे हैं तो बाद में हम उसको रीअटैच भी करवा सकते हैं, जिसमें हम एक्टिवेटेड कार्बन यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक्टिवेटेड कार्बन क्या होती है? एक्टिवेटेड कार्बन जो है आपके प्रोडक्ट के साथ अटैच हो जाती है। वो कैसे अटैच हो जाती है? बिटवीन द फोर्स, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द प्रोडक्ट एंड द एक्टिवेटेड कार्बन। ठीक है, एक्टिवेटेड कार्बन जो है आपके प्रोडक्ट के साथ अटैच हो जाती है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी तरह से अगर हम आयन एक्सचेंज प्रोसेस कर रहे हैं तो आयन एक्सचेंज में हम रेजेंस यूज कर सकते हैं। रेजेंस भी एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ये पॉजिटिव, ये जो मॉलिक्यूल होता है आपके प्रोडक्ट के साथ, प्रोडक्ट पे जो चार्जेस होते हैं उसके साथ जो है अटैच हो जाते हैं, और फिर आपके प्रोडक्ट को दूसरी चीजों से जो है, दूसरे सेल डेब्रिस हो गए या दूसरे सेल सॉल्यूशन हो गया, उससे आपका प्रोडक्ट जो है अलग हो जाता है। फिर एफिनिटी एब्जॉर्प्शन के ऊपर आ जाते हैं। इसमें हम जो है लिगेंड्स यूज कर रहे होते हैं। जैसे आयन एक्सचेंज में हम रेजिन्स यूज कर रहे होते हैं, इसी तरह से लिगेंड्स यूज कर रहे होते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट के साथ कोवलेंट एंड आयनिक बॉन्ड्स बना देते हैं, और फिर हम अपना जो है प्रोडक्ट उससे सेपरेट कर लेते हैं। फिर आ जाते हैं प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में। प्यूरिफिकेशन में हम प्यूरिफिकेशन, जो हमारे पास अब प्रोडक्ट आ गया है उसको हम और प्योरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, और प्योरीफाई कर रहे हैं तो उसके लिए हम प्रेसिपिटेशन, क्रोमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। प्रेसिपिटेशन में क्या होगा कि हम अपने प्रोडक्ट के साथ जो है कोई सॉल्वेंट ऐड कर देंगे या कोई सॉल्ट यूज कर दे, सॉल्ट की एडिशन कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, उसके प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाएंगे, उन प्रेसिपिटेट को हम अलग कर लेंगे।
क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस में जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी आ जाती है। जेल फिल्ट्रेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, डिफरेंट जेल्स यूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल ये, अच्छा क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस किसी को पता है क्या है क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस? मैम क्रोमेटोग्राफी में हम लाइट यूज करते हैं, तब कुछ स्पेसिफिक लाइट होती हैं, वो लाइट एब्जॉर्ब होती हैं, तो हम वहाँ पर मतलब एक बल्ब लगाते हैं कि उस लाइट में से जितनी, उस बल्ब में से जितनी भी लाइट पास होती है उससे एक रीडिंग मतलब एक यूनिट्स बनते हैं, उस यूनिट में हम उसको मेजर करते हैं। ये जो हम लैब में टेस्टिंग करते हैं ये हम क्रोमेटोग्राफी के थ्रू करते हैं कुछ टेस्टिंग। नहीं, वो क्रोमेटोग्राफी नहीं होती, वो होती है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ठीक है, तो ओके मैम। वो क्रोमेटोग्राफी नहीं होती। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? क्रोमेटोग्राफी जो प्रोसेस होता है उसमें दो बेसिक चीजें होती है, दो फेसेस होते हैं। एक होता है स्टेशनरी फेस, दूसरा होता है सॉल्वेंट, दूसरा क्या होता है मोबाइल फेस। ठीक है, जिसमें हम सॉल्वेंट यूज करते हैं। स्टेशनरी फेस जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है, तो वो मतलब ऐसे ऐसा फेस है जो कि स्टेशनरी है। और दूसरा है मोबाइल फेस, जैसे जिसमें हम वाटर भी यूज कर सकते हैं, जिसमें हम जो है क्या नाम है, क्या यूज कर सकते हैं हम, इसमें कोई दूसरा सॉल्वेंट टॉलिन यूज कर दिया, इथेनॉल मिथेनॉल यूज कर लिया, मतलब फ्री फ्लोइंग फ्लूइड है ना। तो फिर ये मोबाइल फेस जो होगा हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा। स्टेशनरी फेस जो होगा वो हमारा कोई भी सॉलिड पार्टिकल या सॉलिड मटेरियल यूज हो सकता है। सॉलिड मटेरियल हम एल्युमिनियम भी यूज करते हैं इसमें, और हम सिलिका जेल भी यूज करते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको हम इस जेल से पास करवाते हैं। ठीक है, और ऐसे ही जेल से वो खुद ब खुद पास नहीं हो जाएगा, उसको पास करवाने के लिए ऊपर से हम सॉल्वेंट डालते हैं जो कि उसकी मूवमेंट में उसको हेल्प करता है। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस में क्या होता है, एक स्टेशनरी फेज होगा। स्टेशनरी फेज हमने यहाँ यूज कर लिया, जेल फॉर एग्जांपल जेल फिल्ट्रेशन यूज करें तो स्टेशनरी फेज हमने यूज कर लिया यहाँ पर एगरोज जेल यूज कर ली, या डेक्स्ट्रिन यूज कर लिया, या पॉली एक्रिलामाइड। ठीक है, ये जेल यूज कर ली, तो ये हमारा स्टेशनरी फेज होगा। अब ये जो जेल होती है, फॉर एग्जांपल ये आपका क्रोमेटोग्राफिक वो है, ये आपका क्रोमेटोग्राफिक कंटेनर है। ठीक है, इसमें हमने जेल यूज की, तो जो जेल होगी उसमें स्मॉल इसके जो है ये पार्टिकल्स होंगे जेल के, और ये पार्टिकल्स जो होंगे ये पोरस होंगे। अब ये ऑरेंज से फॉर एग्जांपल ये हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट होगा जो ऑरेंज से मैं शो किया है, ये प्रोडक्ट जो है आपके इन इस जेल के अंदर, क्योंकि ये जेल पोरस है तो और इसके स्मॉल पोर्स होते हैं, तो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। और इसका करते करते थ्रू आउट जो आपका ये जो पूरा आपका फेज होगा, स्टेशनरी फेज होगा, इसमें ये जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे इन सब से ये जो आपका प्रोडक्ट होगा इन सब के अंदर एंटर होगा, इसमें से पास होता हुआ जो है वो फिल्टर आउट हो जाएगा, या सबसे पहले आपका प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट जो होगा वो स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट का होगा, उसका साइज स्मॉल होगा, जबकि सेल डेब्रिस जो होंगे जो इसके साथ अटैच थे उसको हम ग्रीन कलर से शो कर देते हैं। जैसे ये एक प्रोडक्ट है तो इसके साथ एक ये जो है इसका सेल डेब्रिस भी है। तो क्योंकि प्रोटीन स्मॉल मॉलिक्यूल है इसमें से, और ये जो जेल है ये पोरस है, तो इस जेल में से आसानी से पास हो जाएगा, और ये जो आपका सेल डेब्रिस है ये इसके अंदर पास नहीं हो सकेगा, तो आप अपना प्रोडक्ट जो है इस तरह से प्यूरिफाई कर लेंगे। ठीक है, और ऊपर से हम क्या ऐड कर रहे हैं इसके ऊपर, एक मोबाइल फेस, कोई ना कोई सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई क्रोमेटोग्राफी, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैम मोबाइल फेस क्यों यूज कर रहे हैं? स्टेशनरी तो चलो समझ में आ रहा है, उसमें से कुछ फिल्टर आउट हो रहा है, मोबाइल फेस इसीलिए यूज करें ना, उसको धक्का देने के लिए, भाई जाओ आगे, मूव करवाने के। ठीक है, हम उसमें प्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते हैं? प्रेशर यहाँ हम क्रोमेटोग्राफी यूज करें ना, तो क्रोमेटोग्राफी में हम प्रेशर नहीं यूज करेंगे, हम मोबाइल फेस यूज करेंगे, सॉल्वेंट यूज। ओके मैम। ठीक है, तो इसको मूव करवाने के लिए जो है हम
सॉल्वेंट यूज करें या मोबाइल पे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। किसी को कोई आइडिया है इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है? मैम जो माइंड में आ रहा है बता दूं। हाँ बताओ। मैम इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम प्रोटीन का जो वेट होता है ना, उस बेस पे नहीं, सॉरी, चार्जेस की बेस पे हाँ डिफरेंशिएट करते हैं। मतलब पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ जमा हो जाते हैं, नेगेटिव चार्जेस एक तरफ हो जाते हैं। तो हमारी जो डिजायर प्रोडक्ट होगी हम उसको चार्जेस बेस पे सेपरेट कर लेंगे और फिर वहां से उसको निकाल लेंगे। एग्जैक्टली यही होता है। लेकिन इसमें भी हम क्या करेंगे, जैसे हम क्रोमेटोग्राफी में एक स्टेशनरी पेज पर यूज करें या हम एक जेल यूज करें, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी जो है हम एक जेल यूज कर रहे होते हैं। एक साइड पे हम जो है फिर प्रोटीन अपना जो है प्लेस कर देते हैं, और प्रोटीन जो होता है उसका डिफरेंट मॉलिक्यूलर बेसिस पे, ठीक है, उसको डिफरेंट मॉलिक्यूलर बेसिस पे जितना, अगर फॉर एग्जांपल ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है अगर स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं तो वो जल्दी सेपरेट हो जाते हैं, और लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो देर से होते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक ये जो जेल होती है, इस जेल के इर्द गिर्द जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एक तरफ नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो अगर जो हमारा प्रोटीन होता है वो इन चार्जेस की तरफ मूव करता है, वो प्रोटीन जो लो मॉलिक्यूलर वेट का होगा वो जल्दी मूव कर जाएगा, जबकि जो लार्ज मॉलिक्यूल होगा वो स्लोली मूव करेगा। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी जो है जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं उनके माइग्रेशन हो रही होती है इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वो अपने चार्जेस अपोजिट चार्जेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और फिर इस तरह से हम उनको प्योरीफाई कर लेते हैं। दिस वाज our टॉपिक। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो फिर